तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैंने इतिहास का प्रथम अध्याय समाप्त कर दिया हूं, इसलिए आज मैं आप सभी को इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, दूसरा अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आज आप सभी को दूसरा अध्याय का जो शीर्षक है राजा, किसान और नगर, इसको मैं आपको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। कारण क्या है, यदि मैं आपको शीर्षक को अच्छे ढंग से समझा दूं तो प्यारे बच्चों आपको पता चल जाएगा कि आपको द्वितीय अध्याय में क्या पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए शीर्षक को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब आप अपना बुक देखेंगे NCERT या BTBC तो कुछ इस प्रकार से आपको शीर्षक देखने को मिलेगा। पहला क्या है? पहला जो मुख्य लाइन है राजा, किसान और नगर, यानी कि यह लाइन स्पष्ट कर रहा है कि आपको द्वितीय अध्याय में क्या पढ़ना है। आपको राजा के बारे में पढ़ना है, किसान के बारे में पढ़ना है और नगर के बारे में पढ़ना है। लेकिन प्यारे बच्चों, दुनिया भर में तो बहुत राजा थे। ठीक है, जैसे भारत के राजा, अमेरिका के राजा, लंदन के राजा, और दुनिया भर में तो बहुत सारे नगर हैं। लंदन है, पेरिस है, पटना है, कलकत्ता है। तो आपको क्या पढ़ना है, यह सबसे बड़ी पॉइंट है कि नहीं है कि आपको द्वितीय अध्याय में किस राजा के बारे में पढ़ना है, किस नगर के बारे में पढ़ना है और किस किसान यानी किस प्रजा के बारे में पढ़ना है। अब किसके बारे में पढ़ना है इसको कौन स्पष्ट करता है? इसको यह लाइन स्पष्ट करता है। आप बीच में देखिएगा, यह आपको देखने को मिलेगा, रेड कलर से है, क्या लिखा हुआ है? आरंभिक राज। आरंभिक मतलब क्या होता है? शुरुआती राज। प्यारे बच्चों, यानी कि यह लाइन आपको बोल रहा है कि भारत में जो शुरुआती राज्य रहा है उस शुरुआती, ठीक है, यानी कि उस शुरुआती राज्य के राजा के बारे में पढ़ना है, उस शुरुआती राज्य के किसान यानी प्रजा के बारे में आपको पढ़ना है और उस शुरुआती राज्य के नगरों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ उस नगर का मुख्य रूप से क्या देखना है? तो अर्थव्यवस्था देखना है। अर्थव्यवस्था जैसे उनका व्यापार देखना है, कृषि देखना है, राजा किस प्रकार से शासन करते थे, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शीर्षक, उम्मीद है कि आपको शीर्षक काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, यानी कि इस अध्याय में हम लोग जो भारत का जो शुरुआती राज्य था उस शुरुआती राज्यों के राजा के बारे में पढ़ेंगे, किसान के बारे में पढ़ेंगे और नगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे में आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सेकेंड चैप्टर है इसमें हम लोग जो समय अंतराल यानी कि जो राजा का जो आरंभिक राज है उसका कहानी हम लोग 600 ईसा पूर्व से पकड़ेंगे। ठीक है, और कहाँ तक हम लोग जाएंगे, और हमको 600 ईसा पूर्व समय से लेकर के 600 ईस्वी तक हमको जितना भी जानकारी है, ठीक है, जितना भी इतिहास रहा उस इतिहास का अध्ययन करेंगे कई खंडों में। यानी कि शुरुआती खंड आपका है ना बन जाएगा यानी दूसरा चैप्टर, फिर बीच वाला तीसरा बन जाएगा और लास्ट वाला जो आपका जो 600 ईसा पूर्व लगभग जो जब हम जाएंगे तो ये आपका चतुर्थ अध्याय बन जाएगा। यानी ठीक है, यानी कि ये जो 600 ईसा पूर्व यह लगभग आपका चौथा अध्याय है ना बन जाएगा। ठीक है, और इसको जब पढ़ा देंगे आपका इतिहास में जो 3 किताब है वो एक किताब समाप्त हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यदि आप जानना चाहते हैं कि इसमें देखिए 600 यहाँ भी है, 600 ईसा भी, बहुत बच्चे को दिक्कत होता होगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ईसा पूर्व ईस्वी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, शताब्दी क्या होती है, इस प्रकार से मैंने आपको प्रथम अध्याय में बताया था। प्रथम अध्याय को 1.1 में यानी प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत में, यदि आपने वह अध्याय नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लें, तभी आपको उसमें आपको पता चल जाएगा कि ईसा पूर्व क्या होती है, ईस्वी क्या होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शीर्षक हम लोग छोड़ते हैं, अब हम लोग आते हैं मुख्य मुद्दे पर यानी कि द्वितीय अध्याय पे। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको सर्वप्रथम नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है और मेरा कहानी सुनना है। यदि आप मेरा कहानी सुन जाओगे तो आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, पहला नॉलेज यानी ज्ञान लेने आएंगी और दूसरा खास बात क्या, यदि आप मेरी इस कहानी को अच्छे से सुन लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएंगे वो मौखिक बन जाएंगे। ठीक है, और आप उत्तर इस प्रकार से लिख पाएंगे कि बिहार बोर्ड में 5 का 5 नंबर आपको मिल जाएगा और लघु में 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कहानी सुनिए और प्रश्नों का जवाब यूं चुटकी में दीजिए बिना याद किए हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं खास करके कहानी सुनाता हूं।
तो प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं कहानी पे। ठीक है, देखिए हुआ यूं था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। मैंने प्रथम अध्याय में आपको हड़प्पा सभ्यता बताया और ये भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार पतन हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी अंत होने के लगभग कितना वर्ष बाद, तो प्यारे बच्चों लगभग 1500 वर्ष बाद। ठीक है, लगभग 1500 वर्ष बाद जो हड़प्पावासी जो लोग थे, कोई इधर गए, कोई इधर गए, कोई इधर गए, तो इधर जो लोग आए यानी कि हमारे देश भारत साइड जो लोग आए वो धीरे धीरे रह करके क्या किए, धीरे धीरे रह करके एक राज्य बनाए। ठीक है, क्या बनाए, एक राज्य। उस समय राज्य, छोटा मोटा राज्य जो था, जो क्षेत्र था जहां पर लोग संगठित हुए, उन्हें कहा गया जनपद। क्या कहा गया, जनपद। तो लोग अनेक क्षेत्रों में रहे, तो उस समय कुल मिलाकर के जो क्षेत्र था वह मुख्य रूप से कितना था, तो 40। इसलिए तो शुरुआती जो दौर में यानी कि 15 हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 वर्ष बाद मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कितना जनपद है ना हुए, तो जनपद, तो लगभग 40 जनपद। कितना, तो 40 जनपद। जनपद मतलब क्या, कि लोग आकर के रह करके एक राज्य का निर्माण किए। यूं आप है ना कह सकते हैं कि राज्य का निर्माण करना और उसका कोई नाम है ना रख देना, जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, गंधार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप तो नाम तो सुने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल जो जनपद था यानी छोटा छोटा राज्य, जनपद नहीं समझ में आ रहा है तो राज्य, जैसे बिहार राज्य है ना, तो उसी प्रकार जनपद। तो जनपद की कुल संख्या कितना, तो 40। तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान को भी लेकर के, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर लेकर के कुल मिलाकर के कितना जनपद था, तो 40 जनपद। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इन 40 जनपद में से 16 जो जनपद था, अब इन 40 में से 16 जो जनपद था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। जैसे भारत में भी बहुत शहर है, ठीक है, पटना है, मेरा रोसड़ा है, आपका शहर समस्तीपुर है, तो एक होता है ना कि सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर क्या है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। उसी प्रकार इन 40 जनपद में से 16 जो जनपद था वह सबसे शक्तिशाली था, इसलिए उन 16 जनपद को आपको कहा गया महाजनपद। क्या कहा गया, महाजनपद। जिनकी संख्या प्यारे बच्चों कितने थे, तो जिनकी संख्या आपको 16 था। तो जनपद मतलब छोटा मोटा राज्य, महाजनपद मतलब शक्तिशाली राज्य। ठीक है, शक्तिशाली राज्य जिनका संख्या 16। ठीक है, अब प्यारे बच्चों शुरुआती दौर में क्या होता था कि इन 40 जनपद पे यानी मुख्य रूप से 16 जनपद पे जो शक्तिशाली था, आए दिन आक्रमण होता था। कभी इधर से आक्रमण होता था, कभी इधर से होता था, कभी इधर से। ठीक है, आए दिन आक्रमण होता था, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होता था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक समझौता किया। समझौता यह था कि आप ये जो देख रहे हैं जनपद, 16 जनपद या महाजनपद, महाजनपद ने यह समझौता किया कि यदि इन 16 महाजनपद में से कोई भी, ठीक है, कोई भी दूसरा कोई आक्रमण करेगा तो 16 मिलकर के उस समस्या का क्या करेगा, तो निवारण करेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं इस 16 जनपद में से एक जनपद है गंधार। ठीक है, गंधार जनपद। अब गंधार पर मान के चलते हैं मेसोपोटामिया के लोग आक्रमण कर दिए, यानी यूनान के लोग आक्रमण कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो इस 16 में से एक गंधार हो गया, तो 15 जो बचा है, अब 15 का काम है कि गंधार का सहायता करना। ठीक है, सहायता कर करके गंधार को जिताना। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 16 में से किसी एक पर आक्रमण करने का मतलब हुआ है कि 16 के 16 पर आक्रमण करना। अब प्यारे बच्चों इससे क्या हुआ, इससे जो 16 जो महाजनपद था वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। दूर दराज के जितना भी जो साम्राज्य हुआ करते थे वह कभी भी 16 महाजनपद पे आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे, जिसके कारण है क्या हुआ, तो जिसके कारण जो है यह जो महाजनपद था वह महाजनपद काफ़ी ज़्यादा विकास किया, बहुत ज़्यादा विकास किया, फला फूला। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए जो समय है, समय का चक्र तो रुकता है नहीं, समय तो घूमता है। और समय का चक्र यूं घुमा कि ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है मगध। क्या है प्यारे बच्चों, मगध। मगध क्या हुआ कि मगध
पहले तो नॉर्मली था, 16 की तरह शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे मगध काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। यानी इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया कि शेष 15 का यूँ समझिए कि कोई अस्तित्व ही नहीं, या इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है शक्तिशाली होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शक्तिशाली होने के बाद उस शासक यानी राजा के यदि अंदर घमंड आ जाए कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, वह ज़्यादा दिन तक टिकता है? वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, एक दिन पतन हो ही जाता है। वही हाल हुआ इस मगध के साथ। और प्यारे बच्चों, यह मगध कोई और नहीं था, यह मगध अपना ही बिहार था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, समय का चक्र घूमता है और इस मगध का अंतिम शासक कौन? तो नंद वंश का अंतिम, ठीक है, अंतिम वंश यानी धनानंद, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक क्या हुआ? तो मगध के गद्दी पर बैठता है और मगध का क्या बनता है? तो राजा बनता है, यानी शासक बनता है। कौन? तो धनानंद बनता। अब जैसे ही बोल दिए अंतिम, तो जाहिर से बात है अब तो हम मगध का क्या कर रहे हैं? तो पतन का बात कर रहे हैं। खैर, पतन छोड़ते हैं, पहले पतन से हम आपको बता देते हैं कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बना। आपका ये भी प्रश्न न हो सकता, तो हम बता दें। देखिए, हुआ यूँ था कि मगध यानी आज का जो बिहार है यानी मगध, वो गंगा नदी के तट पर स्थित था। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण जो गंगा नदी के तट पर होने के कारण यहाँ की मिट्टी, मगध का मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था। उपजाऊ होने के कारण मगधवासी को कोई भी कृषि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। लोग समृद्ध थे, जिसके कारण अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत करते थे। पहला कारण, ठीक है। और प्यारे बच्चों, दूसरा कारण है ना, क्या हो सकता है? दूसरा कारण आपका है ना, यह है ना, हो सकता है कि मगध का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो निचले, आपको याद होगा कि झारखंड पहले किसका भाग था? तो झारखंड पहले था बिहार का, ठीक है। अर्थात पहले जो झारखंड जो क्षेत्र था वो मगध का ही भाग था, और झारखंड के क्षेत्र में अत्यधिक लोहा पाया जाता है। इसलिए मगधवासी क्या करते थे कि झारखंड क्षेत्र से वो लोहा निकालते थे और अपना अस्त्र और शस्त्र बनाते थे, यानी तलवार बनाते थे, ठीक है। अब एक सैनिक को युद्ध में लड़ने के लिए तलवार का बहुत ज़्यादा जोड़ी होता है, और लोहा, मगधवासी को लोहा अपने ही धरती में मिलता था, जिसके कारण मगधवासी है ना क्या करते थे? तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया करते थे। अस्त्र शस्त्र उसको खरीदना नहीं पड़ता था, अपने ही भूमि से जो है लोहा निकालो और अस्त्र शस्त्र को तैयार करो। अब लड़ने के लिए भी अस्त्र शस्त्र भी हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों क्या हो सकता है? अब देखिए, तीसरा पॉइंट क्या था कि मगध का जो क्षेत्र था, जैसे आज के दिखेगा चंपारण हो गया, चंपारण में बेतिया, मोतिहारी, इसी प्रकार गया, मुंगेर, ठीक है। उसके बाद अपना झारखंड पहले तो मगध का हिस्सा था ना। ये क्षेत्र काफी जंगली क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा हाथी पाया जाता था। तो मगध के राजा क्या करते थे? इस हाथी का प्रयोग वे युद्ध में करते थे। किस में करते थे? युद्ध में करते थे। अब कोई व्यक्ति युद्ध में सिर्फ घोड़ा का प्रयोग करता है, मगध घोड़ा के साथ साथ हाथी का भी प्रयोग करता था। तो जिसके कारण मगध क्या हुआ? तो जिसके कारण मगध और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। यानी लड़ने के लिए घोड़ा के साथ साथ विशाल मात्रा में हाथी है, अस्त्र शस्त्र है, सैनिक है। तो इस प्रकार क्या हुआ? तो इस प्रकार जो मगध है, मगध दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपका ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, अब इतना विशाल मगध धीरे धीरे ने क्या किया? मगध धीरे धीरे ने अपना बड़ा विशाल सेना बनाया, ठीक है। अब विशाल, प्यारे बच्चों देखिए, विशाल सेना बनाने से नहीं होता है, उस सेना को चलाना भी पड़ता है। और चलाने के लिए प्यारे बच्चों क्या चाहिए? तो पैसा चाहिए। क्या चाहिए? तो पैसा, ठीक है। जब आपका मगध का जो अंतिम शासक था, यानी नंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है, कौन? मगध का अंतिम शासक कौन? तो धनानंद। धनानंद कहाँ नाम लिखे थे? नहीं लिखे, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, धनानंद, ठीक है। धनानंद ने क्या किया? अपना विशाल सेना को चलाने के लिए और सेना के विकास करने के लिए
उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जनता से कर वसूलना शुरू कर दिया, यानी कि जो कर था उस कर को और ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब देखिए जनता से यानी मगधवासी से धनानंद जहां 5 रुपया लेता था, उन्होंने क्या कर दिया, कर बढ़ा करके 10 रुपया कर दिया। ठीक है, इसके अलावा उस मगध में यदि लोग मरेगा तब टैक्स दो, लोग जन्मेगा तब टैक्स दो, यानी नाना प्रकार का टैक्स बांध दिया। इतना टैक्स बांध दिया कि जनता टैक्स देते देते बेहाल हो गई, पूरे जनता त्राहिमाम करना शुरू कर दिया। ठीक है, चूंकि धनानंद, देखिए धनानंद तो पहला घमंड में चूर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हमको कौन कुछ न कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उस उतना विशाल को सेना को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो जिसके कारण धनानंद ने टैक्स दिन प्रतिदिन क्या कर दिया, तो बढ़ा दिया। जनता बहुत त्राहिमाम करना शुरू कर दिया। ठीक है, समय का चक्र घूमता है प्यारे बच्चों, और फिर क्या होता है कि मगध का जो राजा होता है, उस राजा के अंदर जो महामंत्री होते हैं, क्या होते हैं, महामंत्री। आपने सुना होगा कि राजा के जो है जो बैठते बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो उस मंत्री में जो महामंत्री थे, ठीक है, महामंत्री कहलाते थे अमात्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अमात्य। क्या कहलाते थे, अमात्य। ठीक है, उस अमात्य का नाम था, ठीक है, झट्टार। क्या नाम था, झट्टार नाम था अमात्य का, यानी महामंत्री का नाम था झट्टार। झट्टार ने क्या किया, झट्टार ने धनानंद के खिलाफ गया। झट्टार ने कहा कि धनानंद तुम जो कर रहे हो जनता के साथ वो अन्याय कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ जाता हूं। तुम जो इस प्रकार से जनता से कर ले रहे हो वो कर ना लो। यानी कि झट्टार ने क्या किया कि पूरा कोशिश किया कि धनानंद सुधर जाए, लेकिन धनानंद सुधरा, धनानंद नहीं सुधरा। और धनानंद ने क्या किया, धनानंद ने झट्टार को एक सोने का, ठीक है, एक सोने के केस में फंसा करके इसको कैद खाने में डाल दिया। ठीक है, झट्टार को उल्टे क्या किया, तो उल्टे जो है सोना के, ठीक है, सोना के कारण, मतलब कि सोना चोरी के जुर्म में जो है फंसा करके इसको जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद है न कर दिया। ठीक है, अब जो झट्टार था, झट्टार का परम मित्र था, और ठीक है, झट्टार का एक परम मित्र था, वो परम मित्र आचार्य था। आचार्य मतलब टीचर, हमारी तरह पढ़ाने वाला वो टीचर था, और वे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इतने वे विद्वान थे, इतने ज्यादा विद्वान थे कि वे चाणक्य के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से, चाणक्य से। तो हम कह सकते हैं कि जो अमात्य था जिसका नाम झट्टार था, उसका परम मित्र कौन था, उसका परम नाम चाणक्य था। ठीक है, हम यहां पर प्यारे बच्चों लिख देते हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों चाणक्य वो वाला चाणक्य नहीं सुनिएगा जिसका नाम आप लोग सुने हैं, दिमाग से हटा दीजिए, पहला ही हम बताते हैं, एकदम फ्रेश करके पढ़िए। ठीक है, तो झट्टार का परम मित्र कौन था, चाणक्य। चाणक्य आचार्य था, गुरु था, वो पढ़ाता था अपने शिष्यों को। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अरे मेरे मित्र को इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बंदी बना लिया, फंसा दिया। इसके कारण क्यों फंसा दिया, क्योंकि झट्टार जनता के हित के लिए आवाज उठाया। ठीक है, अब धनानंद ने जो झट्टार को जेल में बंद कर दिया, चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने पूरे मगध में इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि धनानंद झट्टार के साथ बहुत गलत कर रहा है, ये धनानंद को ज्यादा कर नहीं लेना चाहिए। यानी कि प्रचार प्रसार धनानंद के विरोध में चाणक्य ने क्या किया, तो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और इतना प्रचार प्रसार किया कि धनानंद ने क्या किया, धनानंद ने चाणक्य को देशद्रोही करारा साबित दे दिया। ठीक है, और देशद्रोही करारा साबित तो दे ही दिया, बल्कि इसको फंसा भी दिया धनानंद ने। और फंसाने के क्रम में है क्या हुआ, तो फंसाने के क्रम में एक समय ऐसा आया कि चाणक्य का जो है मृत्यु हो गया, बेचारा मर गए। ठीक है, अब ये जो चाणक्य थे, जो आचार्य थे, इनका पुत्र था, इनके पुत्र का नाम था विष्णु। लोग प्यार से इसको विष्णु बोलते थे, लेकिन इसका पूरा नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। आप भी सोचिए ना, आपका विष्णुगुप्त नाम होगा तो इतना लंबा चौड़ा नाम कौन बोलेगा, प्यार से लोग आपको विष्णु ही बोलेगा ना। ठीक है, तो इनका पुत्र का नाम था विष्णुगुप्त, लोग इसे प्यार से विष्णु ना बोलते थे। ठीक है, पिता का मृत्यु के बाद जो है विष्णुगुप्त है ना, मगध कहाँ था, मगध यहाँ पर था,
ठीक है, यानी यहाँ पे मगध में जनता से वो भिक्षा मांगता था। ठीक है, तो लोग जो है इस विष्णुगुप्त को भिक्षा नहीं देते थे। वो कहते थे तुम तो देशद्रोही के पुत्र हो, हम तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकते हैं। और लोगों ने विष्णुगुप्त का क्या किया, तो बहुत ज़्यादा तिरस्कार, बहुत ही ज़्यादा, यानी इतना अत्याचार किया पूरे जनता कि विष्णुगुप्त ने क्या किया, तो विष्णुगुप्त की आंखों में आंसू आ गया। इस घटना को देख करके विष्णुगुप्त की जो माँ है वो माँ का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप मृत्यु होने के बाद विष्णुगुप्त एक वचन लेता है, विष्णुगुप्त एक प्रतिज्ञा लेता है। प्रतिज्ञा वो लेता है कि आज से मैं पिता की भ्रांति में क्या हूं, तो मैं पिता की भ्रांति में खुद ही चाणक्य हूं। यानी विष्णुगुप्त ने क्या कहा, विष्णुगुप्त ने खुद को संबोधित किया कि मैं ही पिता की तरह मैं क्या हूं, तो मैं पिता की तरह चाणक्य हूं। ठीक है, यानी चाणक्य। इसलिए विष्णुगुप्त अपने पिता के नाम से वो क्या कहलाए, तो वो चाणक्य कहलाए। ठीक है, अपने आप में खुद कहें कि आज से हम भाई चाणक्य है। पिता मेरे अंदर है। पिता किसके अंदर है, पिता मेरे अंदर है। इसलिए विष्णुगुप्त जो है खुद को किस रूप में ना पाए, तो चाणक्य में मतलब कि संबोधित किए खुद को। फिर विष्णुगुप्त मगध से इतना खफा हो जाते हैं कि मगध से वे कहाँ चले जाते हैं, तो गंधार चले जाते हैं। कहाँ, गंधार 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है गंधार, और गंधार का राजधानी है तक्षशिला। ठीक है, गंधार का राजधानी प्यारे बच्चों क्या है, तो तक्षशिला है। ठीक है, यहां पर पड़ता है। तक्षशिला कहां पर पड़ता है, यहां पर देखिए हम बिंदु यहां पर हम दे दिए, तक्षशिला हम लिख भी देते हैं, तक्षशिला यहां पर। ठीक है, और विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त यह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं मगध कभी लौट करके दोबारा नहीं जाऊंगा, उस मगध की भूमि पर अपना पैर नहीं रखूंगा। ठीक है, तो चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त, अब विष्णुगुप्त कहिए चाणक्य कहिए बात बराबर है। ठीक है, चूंकि वो खुद को पाते हैं। तो विष्णुगुप्त जो है तक्षशिला जाता है, तक्षशिला में जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो आचार्य बन जाते हैं, यानी शिक्षक न बन जाते हैं। बेचारे शिक्षक बन के बहुत पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका जीवन इसी प्रकार बीतता है। खुशहाल जीवन बीत रहा था, बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते हैं। अचानक समय का जो चक्र है, समय का चक्र घूमा। कैसे घूमा, क्योंकि जो यूनानी जो लोग थे, जो यूनान शासक थे, सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब यही तो समय घूमता है। सिकंदर ने क्या किया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब प्यारे बच्चों देखिए, बताइए 16 महाजनपद, इतना इसी में सब, यहाँ कोई अंग यहाँ था, काशी यहाँ था, यहीं पर मत्स्य यहाँ पर था। इस प्रकार से 16 महाजनपद यहाँ पर था। लेकिन जो सबसे पहले जो बाउंड्री जो आता है, वो सबसे पहले तक्षशिला आता है। यानी कि यदि सिकंदर भारत को जीतेगा, मगध को जीतेगा, तो सबसे पहले उसको तक्षशिला ही है ना, जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तभी तो वो मगध तक पहुंचेगा ना। तो चूंकि यूनान इधर पड़ता है, तो इसलिए यूनान ने क्या किया, सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद तक्षशिला अपने अंदर ले लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने अंदर है ना ले लिया। अब देखिए, अब अपने अंदर ले लिया। ठीक है, कौन, तो सिकंदर। चूंकि महाजनपद में नियम था कि तक्षशिला किस महाजनपद में आता था, तो गंधार। अब गंधार पर आक्रमण हुआ। चूंकि गंधार तो राज्य था, उसका राजधानी तक्षशिला था, जिस प्रकार मगध का राजधानी क्या था, तो उस समय राजगीर था। ठीक है, या राजगाह आप कहिए। तो गंधार पर आक्रमण हुआ। चूंकि चाणक्य एक शिक्षक थे, उन्होंने जो शेष 15 जो महाजनपद बचता है, उनके पास समझौता के नाते जाते हैं। सभी महाजनपद से कहते हैं कि चूंकि ये समझौता के नाते आप मेरी क्या करें, आप मेरी मदद करें। ठीक है, चूंकि सर्वप्रबंध के इन 16 में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, मगध। इसलिए जो है चाणक्य सबसे पहले
मजबूरन मगध है ना जाते हैं, ठीक है, मजबूरन क्या, तो मगध है ना जाते हैं, और मगध से है ना क्या मांगते हैं, तो मगध से मदद मांगते हैं। तो मगध के जो राजा था धनानंद जो है वो चाणक्य को पहचान लेता है, अच्छा ये तो वही चाणक्य का लड़का है विष्णु, ठीक है, जो कि क्या था, तो जो कि मेरे खिलाफ जनता को भड़का रहा था। तो जिस कारण क्या हुआ, तो जिस कारण जो है, ठीक है, जिस कारण जो धनानंद है वह चाणक्य का मदद नहीं करता है, बल्कि उसको बेइज्जती करके भगा देता है, ठीक है। इसी बीच प्यारे बच्चों एक और पुरानी घटना होती है। पुरानी घटना यह होती है कि आक्रमण करने से पहले जो है आपका है ना क्या हुआ था कि चाणक्य एक बार फिर जो है वो मगध जाता है। चूंकि मगध में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, तो चूंकि विश्वविद्यालय के नाते, आचार्य के नाते वो जाते हैं मगध है ना जाते हैं। वहां भी धनानंद जो है चाणक्य को पहचान है ना लेता है कि वहां भी अच्छा यही मतलब कि देशद्रोही का पुत्र विष्णुगुप्त है, वहां भी इसको तिरस्कार करता है। इससे पहले तिरस्कार है ना किया हुआ था। जब लौटता है तो वह उसी समय एक बच्चा उसको मगध में दिखाई पड़ता है। उस बच्चा का नाम होता है चंद्रगुप्त, ठीक है। वह चंद्रगुप्त को लेकर के साथ ही में वह कहाँ है ना चला जाता है, तो तक्षशिला, और तक्षशिला में चंद्रगुप्त को शिक्षा उक्षा देता है, ठीक है। यह बताने के लिए हम भूल गए थे, ठीक है। तो पहले यानी क्या होता है कि आक्रमण, देखिए यूनान को आक्रमण करने से पहले कि एक बार जब चाणक्य जब टीचर है ना बन जाते हैं, तो एक प्रोग्राम होता है मगध में, तो अपने विद्यार्थी को लेकर के मगध है ना जाता है। मगध में धनानंद चाणक्य को पहचान लेता है कि यही चाणक्य का पुत्र था, यानी विष्णुगुप्त, ठीक है। तो जिस कारण उसका बेइज्जती है ना कर देता है। तो उस समय और ज्वाला उभर करके आने ना लगती है कि अब कुछ भी हो जाए हम मगध से बदला लेंगे, ठीक है। उसी समय जो है चाणक्य एक लड़का को उनको देखता है, साथ में लेकर के जाता है, ये चाणक्य लेकर के जाते हैं, शिक्षा उक्षा देकर के बड़े करते हैं। अब जैसे ही वो लड़का बड़ा होता है कि चाणक्य ये यूनान यानी सिकंदर ने क्या किया, तो गांधार पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद जो है आपको गांधार को यानी तक्षशिला, यूं कहिए तक्षशिला को सिकंदर जीत लेता है, ठीक है। अब जीत लिया। अब चूंकि चाणक्य टीचर थे, तो वो सभी से मदद मांगे, कोई मदद नहीं किया। यानी कि जो शर्त था कि 16 महाजनपद पे से किसी एक पर आक्रमण होगा, ठीक है, तो कोई ने मदद नहीं किया, बल्कि कुछ हल्का फल्का जो थे जैसे मत्स्य थे वे लोगों ने मदद किया। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिकंदर आज गांधार को ये अपने कब्जा में ले लिया है, लेकिन फिर भी चाणक्य ने क्या किया, अपना खुद का एक सेना खड़ा किया। यानी कि सारा का सारा नीति चाणक्य का था, और उसको मार काट में किसको ना उतार दिए, तो मार काट में उतार दिए थे चंद्रगुप्त को, ठीक है। किसको उतार दिए, तो चंद्रगुप्त को। और धीरे धीरे ने क्या किया, धीरे चाणक्य ने अपना एक विशाल सेना बनाया। किसके मदद से, तो अपने शिष्य यानी चंद्रगुप्त जिसको मगध से लेकर के आए थे, उनके मदद से एक विशाल सेना तैयार की। अब जैसे ही तैयार पूरा हो गए, ठीक है, अब जैसे ही आपको यूनान से लड़ने वाले थे, यानी यूनान तक्षशिला को कब्जा किए हुए था उससे लड़ने वाले थे, अब बिना लड़े जो है वो मिल गया। कैसे मिल गया, क्योंकि उसी बीच सिकंदर का बीमारी से मृत्यु हो गया, यानी सिकंदर बेचारे मर गए, ठीक है, बीमारी से ही मर गए। जिसके कारण क्या हुआ कि यूनानी लौट करके चले गए, ठीक है, और यूनानी लौट करके है ना चले गए, और जो गांधार है वो गांधार आपका आजाद हो गया, ठीक है। इसी में देखिए और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनका अलग अलग मत है। कोई इतिहासकार है ना कहता है कि सिकंदर जब मर गया तो चूंकि ये जो गंगा नदी के पार जो कि हाथी जो ढेर सारा था मगध के पास, उसको देख करके सिकंदर का सेना भाग गया। कोई इतिहासकार ये भी कहता है, लेकिन उतना आपको नहीं है ना जानना है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर ने क्या किया, गांधार को आजाद करा लिया। तो चंद्रगुप्त को तो लगा कि अब तो यहीं आराम से रहेंगे, शिक्षा उक्षा देंगे, ग्रहण करेंगे, यहीं रह करके आराम से रहेंगे। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं चंद्रगुप्त से कहते हैं कि तुमको यहां नहीं रुकना है,
ठीक है, तुमको यहाँ नहीं रुकना है, अब हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। यानी भारत को क्या करेंगे, तो भारत को हम जोड़ने का काम करेंगे, और जहां का शासक जो अत्याचार करता है जनता पे, उसको हम क्या करेंगे, तो अत्याचार से मुक्त करेंगे। यानी यूं कहने का मतलब है कि चाणक्य ने ये जो मगध था, मगध पर जो धनानंद अत्याचार कर रहा था, उसको मुक्त कराना चाहता था। ठीक है, पहला बात यह है। अब दूसरा बात, चाणक्य के तो अंदर एक और ज्वाला धधक कहना रहा था ना। देखिए ज्वाला कौन कौन सा धधक रहा था। पहला ज्वाला पिता वाला, जो कि धनानंद ने पिता का, चाणक्य के पिताजी का जो मृत्यु, मतलब कि धनानंद के ही कारण है ना हुआ था। ठीक है, पहला ये कारण। दूसरा कारण बेइज्जती, पहला बार बेइज्जती, फिर दूसरा कारण जब मदद लेने गए तब का बेइज्जती। तो जिसके कारण इतना ज़्यादा उभर करके क्रोधित थे कि उन्होंने वचन ही ले रखा था, कुछ भी हो जाए हम मगध का नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, तो फलस्वरूप क्या हुआ, तो फलस्वरूप चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मदद से, किसके मदद से, तो चंद्रगुप्त के मदद से वो मगध में घुस गए। यानी चाणक्य पहले चले गए, यानी आक्रमण करने से पहले चाणक्य मगध में चले गए, और जाने के बाद मगध में इस प्रकार का नीति अपनाया, इस प्रकार का फूट किया, इस प्रकार का उन्होंने नीति अपनाया कि बिना लड़े, बिना तलवार उठाए मगध को जीत लिया। इस प्रकार आपसी मतभेद कर दिया सभी में, यानी कि जितना भी मंत्रिमंडल था सब अपने में ही लड़ना शुरू है कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से नीति चाणक्य ने अपनाया। ठीक है, अब इतना बड़ा साम्राज्य को, इतना मगध जो शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली को चाणक्य ने बिना लड़े वो अपने नीति से जीत लिया। इसलिए चाणक्य क्या कहलाए, चाणक्य कौटिल्य कहलाए। क्या कहलाए, कौटिल्य। कौटिल्य क्यों कहलाए, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य को उन्होंने बिना तलवार उठाए क्या किए, लड़ लिए। और धनानंद ने कहा कि को चाणक्य ले जाइए आप मगध, हमको आप मगध पे राज नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ही मगध हार गया, धनानंद ने गद्दी छोड़ा। ठीक है, धनानंद ने जैसे ही गद्दी छोड़ा, अब प्रश्न आता है कि अब मगध के गद्दी पे कौन बैठेगा। क्योंकि सर्वे सर्वा कौन था, तो चाणक्य था। तो चाणक्य बैठने वाले थे गद्दी पे, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि देखिए, एक राज्य को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक देश को चलाने के लिए एक ऐसा राजा होना चाहिए जो सभी जनता का दर्द को समझ सके, सभी प्रजा को समझ सके, पत्नी को, पुत्र को, सभी को क्या कर सके, समझ सके। जबकि मैं एक सन्यासी हूं। जो चाणक्य था वो चाणक्य सन्यासी था, वो शादी नहीं किया था, उनकी पत्नी, ना तो पत्नी था ना तो बेटा था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मगध के गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मगध के गद्दी पे कौन बैठेगा, तो मेरा मगध के गद्दी पर मेरा शिष्य कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठेगा। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मगध के गद्दी पर जैसे ही बैठा, मगध साम्राज्य का अंत हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट में क्या लगा हुआ है, मौर्य, तो मौर्य से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक मगध का कहानी रहा। मगध का मैंने आपको बता दिया कि मगध का किस प्रकार उत्थान हुआ, किस प्रकार शक्तिशाली हुआ, और मगध का किस प्रकार अंत हुआ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा किसका कहानी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मौर्य का कहानी सुनाऊंगा कि मौर्य किस प्रकार उठा और बहुत विस्तृत हुआ, और किस प्रकार मौर्य का अंत हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों इसमें से देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है, बहुत सारा प्रश्न निकल करके आता है। देखते हैं कि आप उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। महाजनपद से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन निकला कि नहीं निकला प्यारे बच्चों, बिल्कुल निकला। ठीक है, महाजनपदों की संख्या कुल कितनी, इसी में से प्यारे बच्चों एक प्रश्न है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त। ठीक है, या विष्णु कहिए या विष्णुगुप्त, पूरा नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से हम जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और विष्णु के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों देखिए मगध का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था कि नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद तो प्यारे बच्चों देखिएगा इसमें तो बहुत सारा प्रश्न आपको निकल करके है ना आता है। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगा हो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने इतना कहानी आपको नॉलेज के लिए भी बताया, क्योंकि आप हमसे पढ़ते हैं नॉलेज नहीं लेंगे ऐसा तो हो सकता है नहीं। ठीक है, तो मगध का कहानी समाप्त हुआ। हाँ, इसमें एक और ये भी प्रश्न बनता है कि मगध किस प्रकार शक्तिशाली था, इसका तो उत्तर
आसान है, आप भी ना दे सकते हैं, क्योंकि मगध के पास खाने थी, ठीक है, आप पता है कि आप उत्तर है ना दे दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट डे मिलते हैं मोर की कहानी के साथ। अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।